क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं। इस मेथड को हम एनालिटिक मेथड भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज एनालिटिक मेथड, इसको एनालिटिक मेथड भी कहते हैं। हम इसमें कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज नहीं करते, हम इसमें डायरेक्टली x को हम x के साथ एड करते हैं, y को y के साथ एड करते हैं, z को z के साथ एड करते हैं या सबट्रैक्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक बात याद रखिए कि x, y और z ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। x, y और z ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको मिसाल दूं, मैं लेट्स सपोज आगे की तरफ जा रहा हूं, तो क्या पीछे की तरफ या राइट साइड या लेफ्ट साइड या ऊपर या नीचे मेरे पोजीशन में चेंज आएगा अगर मैं सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूं? नो। अगर मैं राइट डायरेक्शन में जा रहा हूं तो आगे या पीछे या लेफ्ट या ऊपर या नीचे कोई पोजीशन में मेरा चेंज नहीं आएगा। तो याद रखिए x, y और z आपके पास जो है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। तो इसलिए याद रखिए हम x को x के साथ एड कर सकते हैं, y को y के साथ एड कर सकते हैं और z को हम z के साथ एड कर सकते हैं या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। आप x को y के साथ एड नहीं कर सकते, y को z के साथ एड नहीं कर सकते, आप x को y से सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, y को आप z से सबट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं अगर लूं एक एग्जांपल से मैं इसको डायरेक्टली आपको समझा दूं तो a इज इक्वल टू axi प्लस ayj प्लस az k, दिस इज a वेक्टर इन कंपोनेंट्स फॉर्म। ठीक है, b आपके पास जो है दिस इज इक्वल टू vxi यूनिट वेक्टर प्लस vyj यूनिट वेक्टर प्लस vz k यूनिट वेक्टर। ये तीन दोनों वेक्टर्स आपके पास 3 डायमेंशन में, इनके 3 कंपोनेंट्स हैं x, y एंड z कंपोनेंट। अगर मैं इसको ऐड कर जाऊं रिजल्टेंट इज इक्वल टू a प्लस b, रिजल्टेंट इज इक्वल टू a प्लस b। तो देखिए हम x को x के साथ ऐड करते हैं, y को y के साथ ऐड करते हैं, z को z के साथ ऐड करते हैं और हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूं ax प्लस bxi यूनिट वेक्टर, ay प्लस byj यूनिट वेक्टर, az प्लस bz k यूनिट वेक्टर। x को आप x के साथ ऐड करें, y को आप y के साथ ऐड करें, z को आप z के साथ ऐड करें, तो मेरे पास आ जाएगा इसके एडिशन से क्या आ जाएगा rx, इसके एडिशन से क्या आ जाएगा ry और इसके एडिशन से क्या आ जाएगा rz। अगर आप दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स के x कंपोनेंट्स को ऐड करें तो रिजल्टेंट का x कंपोनेंट हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अगर हम y कंपोनेंट्स को ऐड करें रिजल्टेंट का y कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा। अगर हम z कंपोनेंट्स ऐड करें दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स, नहीं कि दो से ज्यादा भी आप ले सकते हैं, तो रिजल्टेंट का z कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा। तो r आपके पास जो है दिस इज इक्वल टू rxi प्लस ryj प्लस rz है। ये rx किस चीज के बराबर है? rx आपके पास ax प्लस bx, अगर तीसरा वेक्टर हो c तो प्लस cx, चौथा वेक्टर हो d तो dx। ठीक है, और y आपके पास जो है दिस इज इक्वल टू ay प्लस by, अगर थर्ड वेक्टर c भी हो तो प्लस cy और z आपके पास जो है दिस इज इक्वल टू az प्लस bz। तो देखिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड में हम क्या करते हैं, आप x कंपोनेंट्स को ऐड करें रिजल्टेंट का x कंपोनेंट आ जाएगा, आप y कंपोनेंट्स को ऐड करें रिजल्टेंट का y कंपोनेंट आ जाएगा, आप z कंपोनेंट्स को ऐड करें रिजल्टेंट का z कंपोनेंट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो क्या इसमें हमने कोई ग्राफिकल मेथड यूज किया? हमने कोई ग्राफिकल मेथड यूज नहीं किया, बस डायरेक्टली आप x को x के साथ ऐड करें या सबट्रैक्ट करें, y को आप y के साथ ऐड करें या सबट्रैक्ट करें, z को आप z के साथ ऐड करें या सबट्रैक्ट करें। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। हमने इसमें कोई ग्राफिकल मेथड यूज नहीं किया, सो दिस इज मोर एक्यूरेट, दिस इज मोर एक्यूरेट। ठीक है, ये इसकी एक्यूरेसी ग्राफिकल मेथड जो हेड टू टेल रूल है उससे ज्यादा है। और हेड टू टेल रूल लेस एक्यूरेट क्यों है? अगर आपसे कोई पूछे आपका जवाब क्या होगा? लेस एक्यूरेट इसलिए है क्योंकि उसमें हम रूलर का इस्तेमाल करते हैं, डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। तो ए वेक्टर को मैंने ड्रा किया, बी को ड्रा किया, सी को ड्रा किया, तीनों में एरर होगा, तो रिजल्ट में भी आपके पास एरर होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं दिस इज मोर एक्यूरेट, बट ये लेस इन्फॉर्मेटिव है, पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन ये हमें नहीं दे सकता। ठीक है, अगर मैं लेट्स सपोज एक एमसीक्यू लिख लो कि आपके पास है ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 3k और बी वेक्टर आपके पास जो है i प्लस j प्लस k, तो मैं आपसे पूछ सकता रिजल्टेंट वेक्टर व्हिच इज इक्वल टू a प्लस b, सो rx क्या होगा? मैं आपसे पूछ सकता हूँ ry क्या होगा, z क्या होगा? ठीक है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या होगा? ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ सकता हूँ। तो रिजल्टेंट का x कंपोनेंट क्या होगा? सिंपली आप देखिए 2 + 1 3, मैग्नीट्यूड 3 होगा। अगर मैं वेक्टर फॉर्म ले रहा हूं तो 3i। ठीक है, 1 + 1 2j, या मैं अगर मैग्नीट्यूड ले रहा हूं तो 2, 3 + 1 4, या अगर मैं वेक्टर फॉर्म ले रहा हूं तो 4k। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास आ जाएगा 2 + 1 3i, 1 + 1 2j एंड 3 + 1 4k। ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर और x 3। ठीक है, ये आपके पास 3 होगा, ry 2 होगा और z आपके पास क्या होगा? दिस इज 4। अगर मैं आपसे rx वेक्टर फॉर्म पूछूं, rx वेक्टर फॉर्म, तो फिर
3 के साथ I होगा, 2 के साथ J होगा और 4 के साथ क्या होगा, K यूनिट वेक्टर होगा। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लूं, तो दिस इज द एनालिटिक मेथड। हमने कोई डिवाइस इस्तेमाल नहीं किया, सिंपली आप x कंपोनेंट को x के साथ ऐड करें, y को y के साथ ऐड करें, z को z के साथ ऐड करें, यू विल गेट रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह मालूम करते हैं? हां, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर द या मैं रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड दें। 3 डायमेंशन वेक्टर का एंगल या डायरेक्शन, एंगल नहीं सॉरी, 3 डायमेंशन वेक्टर का डायरेक्शन हम किस तरह मालूम करते हैं? तो उसको डायरेक्शन को साइज कहते हैं। आप आपके कोर्स में नहीं हो, आपके कोर्स में सिर्फ 2 डायमेंशन वेक्टर के डायरेक्शन का तरीके जो कि हम कल सीख चुके थे, ठीक है। तो ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो आ जाएगा। Rx क्या होगा, Ry क्या होगा, Rz क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ये मुख्तलिफ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, देखिए इसमें हमने क्या सीखा, 2 वेक्टर्स गिवन है। अगर 2 वेक्टर्स गिवन हो, फॉर एग्जांपल 2 डायमेंशन में, उसके मैग्नीट्यूड गिवन हो और उनके एंगल गिवन हो, और आपसे पूछ लिया जाए कि इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो आप किस तरह मालूम करेंगे? दोनों का आप x और y कंपोनेंट्स मालूम करेंगे। x कंपोनेंट्स को ऐड करें, रिजल्टेंट का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट्स को ऐड करें, रिजल्टेंट का y कंपोनेंट। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, द सम ऑफ 2 वेक्टर a and b is 4i plus 2j plus 6k. The sum of 2 vectors a and b is 4i unit vector plus 2j unit vector plus 6k unit vector, and their difference is 2i minus 4j minus 2k. उसका डिफरेंस आपके पास ये आता है, ठीक है। सब आपके पास ये आता है और डिफरेंस आपके पास ये आता है, ठीक है। देन मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, a वेक्टर आपके पास क्या होगा, b वेक्टर आपके पास क्या होगा, a का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या होगा, b का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या होगा, a x क्या होगा, a y क्या होगा, a z क्या होगा। इवन वेक्टर फॉर्म भी मैं आपसे पूछ सकता हूँ, b x क्या होगा, b y क्या होगा और b z क्या होगा। अगर मैं आपसे वेक्टर फॉर्म का पूछूं, तो देखिए b x वेक्टर फॉर्म क्या होगा, by वेक्टर फॉर्म क्या होगा, bz वेक्टर फॉर्म क्या होगा। अगर इसके साथ में आपसे वेक्टर फॉर्म पूछ लो, ax वेक्टर फॉर्म क्या होगा, ay वेक्टर फॉर्म क्या होगा, az वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो मैं आपसे मैग्नीट्यूड का भी पूछ सकता हूँ और मैं आपसे वेक्टर फॉर्म का भी पूछ सकता हूँ। a वेक्टर क्या होगा, b वेक्टर क्या होगा, a का मैग्नीट्यूड क्या होगा, b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, a का x कंपोनेंट क्या होगा, y कंपोनेंट क्या होगा, z कंपोनेंट क्या होगा, b का x कंपोनेंट क्या होगा, y कंपोनेंट क्या होगा, z कंपोनेंट क्या होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी मैं आपसे पूछ सकता हूँ और वेक्टर फॉर्म भी मैं आपसे पूछ सकता हूँ, ठीक है। तो ये बात याद रखें। तो आप स्टेटमेंट को देख लें, द सम ऑफ 2 वेक्टर्स a and b वो गिवन है और उनका डिफरेंस भी गिवन है, उनका डिफरेंस भी गिवन है। तो अगर मैं लिख लो a प्लस b आपको गिवन है 4i प्लस 2j प्लस 6k, और इनका डिफरेंस आपको गिवन है a माइनस b, दैट इज 2i यूनिट वेक्टर माइनस 4j यूनिट वेक्टर माइनस 2k यूनिट वेक्टर। अगर मैं a को मालूम करना चाहता हूँ फॉर a, अगर मैं a को मालूम करना चाहता हूं, तो देखिए b के साथ यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं फॉर a रिंग, तो मेरे पास हो जाएगा b और माइनस b क्या हो जाएगा, कैंसिल। मेरे पास हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6i, 2 माइनस 4 माइनस 2j प्लस 6 माइनस 2 प्लस 4k, या 2a मेरे पास हो जाएगा। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा a क्या होगा, अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा होता कि 2a क्या होगा, तो बस आपको ये आंसर मिल जाएगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि 2a आपके पास क्या होगा, 2a आपके पास क्या होगा, तो फिर आंसर मुझे मिल जाता है, ये आपके पास आंसर। लेकिन आपसे a के बारे में पूछा है, तो 2 को आप यहाँ पर भी डिवाइड करें, यहाँ पर भी डिवाइड करें, दिस इज कैंसर। तो ये आपके पास 3i माइनस j प्लस 2k, ये आपके पास a वेक्टर बना। और अगर a वेक्टर आ गया है तो ax, अगर मैं मैग्नीट्यूड आपसे पूछ रहा हूँ तो 3, ay आपके पास है 1, az 2, और अगर मैं आपसे वेक्टर फॉर्म में पूछूं ax वेक्टर फॉर्म तो 3i, ay वेक्टर फॉर्म तो माइनस j, और az वेक्टर फॉर्म तो प्लस 2k, ठीक है। तो a आपके पास आ गया, उसका x कंपोनेंट भी आ गया, उसका y कंपोनेंट भी आ गया और इसका z कंपोनेंट भी आ गया। b को हम किस तरह मालूम करेंगे, देखिए यहाँ पर प्लस भी है, यहाँ पर और यहाँ पर प्लस है, a को कैंसिल करने के लिए हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो फिर आपके पास b आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप b को मालूम करना चाहते हैं फॉर b सब्ट्रैक्टिंग, अगर b को मैं मालूम करना चाहता हूँ तो आप सब्ट्रैक्ट करें इसको। तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो a कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2b, ये प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस,
तो 4 minus 2 2i, ठीक है। 2 plus 4 6j और 6 plus 2 8k आपके पास हो जाएगा और b आपके पास बन जाएगा i plus 3j plus 4k। दिस इज b भी आपके पास आई। अगर b वेक्टर आ गया तो bx by और bz भी आपके पास आ गया। bx1 by 3 और bz आपके पास होगा। इट विल बी 4। अगर मैं वेक्टर फॉर्म आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ पर लिख लूंगा ax आपके पास 3, ay आपके पास 1, az आपके पास 2, bx आपके पास 1, by आपके पास 3, bz आपके पास 4, bx वेक्टर फॉर्म, तो ये i यूनिट वेक्टर, ये आपके पास क्या होगा 3j यूनिट वेक्टर, bz ये 4k यूनिट वेक्टर, ax आपके पास 3i, ay आपके पास -j और az आपके पास होगा 2k। मैग्नीट्यूड तो आप मालूम कर सकते हैं ना। ये देखिए 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर द रूट। a का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, बल्कि आप इसको 1 स्क्वायर ही ले लें अंडर द रूट। तो b का मैग्नीट्यूड भी आ गया और a का मैग्नीट्यूड भी आ गया। MCQ A is equal to 4 यूनिट और थीटा आपके पास जो है इसका एंगल जो है दैट इज 30 डिग्री। B आपके पास 3 यूनिट और इसका एंगल आपके पास है दिस इज 120 डिग्री। दो वेक्टर्स और उनके एंगल्स गिवन है, तो मैं आपसे पूछ सकता हूं रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट का x कंपोनेंट क्या होगा और रिजल्टेंट का y कंपोनेंट क्या होगा। Susam kundi kwa bure. Kamu gini kali. Oke, Shabbos. अच्छा बस देखो पूरे शाबाश। ए वेक्टर आपको गिवन है 4 यूनिट, थीटा आपके पास क्या है 30 डिग्री, बी आपके पास 3 यूनिट है एंड थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट क्या होगा। इवन आपसे डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक्चुअल सोल्यूशन का तरीका तो है आप ए का एक्स कंपोनेंट मालूम करेंगे, ए का वाई कंपोनेंट मालूम करेंगे, बी का एक्स कंपोनेंट, बी का वाई कंपोनेंट, और अगर आप एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करें तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आ जाए, अगर आप वाई कंपोनेंट्स को ऐड करें तो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट आ जाए। एक्चुअल तरीका तो ये है। अगर पर मैं आपको शॉर्टकट तरीका सिखा रहा हूं। मैं सबसे पहले अगर आपके पास इस किस्म के एमसीक्यू हो कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड गिवन हो और उनके एंगल्स गिवन हो, क्या गिवन हो लोगों ने, ए का एंगल क्या है और बी का, अच्छा इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो 120 माइनस 30, तो इसका मतलब ये बना कि दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ये आपके पास लेट्स सपोज ए है, दिस इज अ बी, ये आपके पास रिजल्टेंट होगा। क्या बोलेगा ना, अगर आपको दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स गिवन हो और उनके एंगल्स गिवन हो तो जल्दी से आप उन दोनों एंगल्स का डिफरेंस निकाल लें। तो देखिए दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होगा, तो मोस्टली आपके एमसीक्यूज एंगल को देखने से हल हो जाएंगे। ये ट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए रिजल्टेंट का आपके पास जो ए होगा ये आर एक्स होगा और जो बी होगा ये क्या होगा, ये आर वाई होगा। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उसमें एक वेक्टर रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट होगा और दूसरा रिजल्टेंट का, फिगर से आप देख सकते हैं। तो आर एक्स क्या होगा, आर एक्स 4 यूनिट, और आर वाई क्या होगा, जिसका एंगल कम होगा उसको आपने एक्स कंपोनेंट ले लें और जिसका एंगल ज्यादा होगा उसको आपने वाई कंपोनेंट ले। तो आर एक्स और आर वाई आपके पास आ गया 4 एंड 3 और हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। तो ए स्क्वायर 4 स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 और 3 स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, ये क्या आ जाएगा 25 अंडर रूट इज इक्वल टू 5। तो रिजल्टेंट क्या आ गया 5 यूनिट। तो रिजल्टेंट 5 यूनिट है। एक्स कंपोनेंट आपके पास जो है एक्स कंपोनेंट
तो x कंपोनेंट आपके पास 4 यूनिट है और y कंपोनेंट आपके पास 3 यूनिट है। x y कंपोनेंट भी आ गए और रिजल्टेंट वेक्टर भी आ गए। अब अगर किसी को ये ट्रिक नहीं पता कि हम एंगल का डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या करेगा, वो कंपोनेंट्स मालूम करेंगे। a का x कंपोनेंट, a का y कंपोनेंट, b का x कंपोनेंट, b का y कंपोनेंट, फिर ax प्लस bx, ये आपको रिजल्टेंट का x देगा। ठीक है, ay प्लस by रिजल्टेंट का आपको क्या देगा, y कंपोनेंट देगा। लेकिन विदाउट यूजिंग अ सॉल्यूशन आप इस तरीके से इसको मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन है एमसीक्यू। अगर मैं लिख लूं F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन, F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। F1 आपके पास जो है इट हैज 30 डिग्री एंगल, ये आपके पास 30 डिग्री एंगल है, एंड F2 हैज 150 डिग्री एंगल। एमसीक्यूज ईटा के एमसीक्यूज बैंक में मौजूद और प्रीवियस ईटा एमसीक्यूज टेस्ट अगर आप देखें तो उसमें से है F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक है, F1 हैज 30 डिग्री एंगल, F2 आपके पास है इट हैज 150 डिग्री एंगल। मैं आपसे पूछ सकता हूं व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास जो है वो क्या होगा। इवन मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं RX क्या होगा, RY आपके पास क्या होगा। ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो रिजल्टेंट आपके पास क्या होगा, क्या होगा रिजल्टेंट, किस तरह पता चला आपको जी। आप दोनों का डिफरेंस निकालें तो 150 माइनस 30, और हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर दो वेक्टर्स हो इक्वल मैग्नीट्यूड के और उसके दरमियान 120 डिग्री एंगल हो तो रिजल्टेंट वेक्टर भी उसी मैग्नीट्यूड का होगा। याद मुश्किल, मैंने आपको बताया था कि हम जो ट्रिक्स पढ़ चुके हैं हम एक्सटेंडेड इसमें और तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आपके पास दो फोर्सेज है, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, और उसके दरमियान एंगल 120 डिग्री है, उसके दरमियान एंगल क्या है 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन, रिजल्टेंट भी आपके पास क्या होगा 10 न्यूटन होगा। अब RX को मैं किस तरह मालूम करूंगा और RY को मैं किस तरह मालूम करूंगा, RX आपके पास कितना होगा और RY आपके पास कितना होगा, इसको मैं किस तरह मालूम करूंगा। क्या इसके लिए कोई शॉर्टकट है, क्योंकि RX के लिए तो फिर F1 का X कंपोनेंट, F2 का X कंपोनेंट और दोनों X कंपोनेंट्स को फिर आप ऐड करें। ठीक है, Y कंपोनेंट के लिए F1Y और F2Y, फिर उसको मैं ऐड कर लूंगा एंड वी विल गेट द रिजल्टेंट Y कंपोनेंट। तो एक बात याद रखिए, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हो, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है F1 और दूसरा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में है। आप मुझे बता सकते हैं अगर एक फोर्स का एंगल 30 डिग्री है किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और अगर 150 है तो डबल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अच्छा, इसका एंगल मैंने इसको θ1 लिखा और इसके एंगल को मैंने θ2 लिखा। ये आपके पास θ1 है और ये आपके पास क्या है θ2 है। तो देखिए F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F, F1 is equal to F2 is equal to F and θ1 is equal to θ2 is equal to θ। वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड भी बराबर है और उनके एंगल्स भी बराबर है, जो एंगल्स मैंने मेंशन किए ये भी बराबर है। तो देखिए अगर मैं इसको रिजॉल्व करूंगा इनटू टू कंपोनेंट्स तो ये F1Y होगा और ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास F1X होगा। अगर मैं यहां से इसको रिजॉल्व करूं इनटू टू कंपोनेंट्स, अगर दो कंपोनेंट्स में मैं इसको रिजॉल्व करूं F2X आपके पास होगा एंड दिस विल बी F2Y, ये F2X होगा और ये आपके पास क्या होगा, दिस विल बी F2Y। आपके पास क्या होगा F2Y आपके पास होगा। हाँ, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताएं, इस फिगर से मुझे बताएं रिजल्टेंट का X कंपोनेंट क्या होगा। मुझे ना देखे, मैंने चेहरे पे नहीं लिखा, इसको देखकर आपको पता चल जाएगा 0। X कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट विल बी 0। क्यों, मुझे बताओ, दोनों भी बराबर है और दोनों के एंगल्स भी बराबर है, तो X और Y कंपोनेंट भी बराबर होंगे ना, एंगल भी बराबर है, मैग्नीट्यूड भी बराबर है, तो X और Y कंपोनेंट भी बराबर होंगे। अगर काम करे कि नहीं करे, ये रोजे में ये रिसर्च है कि दिमाग बहुत तेज काम करता है, लोगों को कुछ भी कारण के ऊपर की वजह से। अच्छा, अब इसको देखिए, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ, एंगल भी बराबर है और मैग्नीट्यूड भी बराबर, तो X और Y कंपोनेंट्स भी बराबर होंगे ना, बात लगे ना। तो इसका मतलब इतना हुआ F1X इस तरफ है, F2X उस तरफ है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड तो बराबर है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, तो F1X और F2X एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, ख्याल बोलेगा ना, तो रिजल्टेंट X मेरे पास 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी 30 डिग्री देखो, पास जब का पास है डायरेक्ट कपो मोड़ ठोका है। अच्छा, ये कितना एंगल था, ये देखिए 30 डिग्री था, और ये कितना था, ये तो 180 से 150 निकाले क्या होगा, ये भी आपके पास 30 डिग्री है, क्या बोलेगा ना, ये भी 30 डिग्री है और ये भी आपके पास 30 डिग्री, समझ आ रही कि नहीं। ठीक है, ये 150 है, लेकिन 180 से अगर मैं 150 को निकालूं तो ये एंगल आ जाएगा ना, एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री, ये एंगल आपके पास क्या होगा 30 डिग्री आपके पास होगा। तो मैग्नीट्यूड भी बराबर है और एंगल्स भी बराबर है, तो उनके इन वेक्टर्स के X और Y कंपोनेंट्स दोनों बराबर होंगे, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो X कंपोनेंट ने तो एक दूसरे को कैंसिल किया, लेकिन अगर आप रिजल्टेंट के Y कंपोनेंट को देखें F1Y प्लस F2, मैंने क्यों ऐड किया, सेम डायरेक्शन। ठीक है, और इसको मैं लिख लूंगा 2FY,
मैंने क्यों 2fy लिख लिया? f1y और f2y ये दोनों बराबर होंगे, मैंने इसको fy लिख लिया। एंगल भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो y कंपोनेंट्स भी सेम है। y कंपोनेंट्स भी आपके पास क्या है? सेम है। तो 2fy और ये आपके पास रिजल्टेंट का y कंपोनेंट होगा। आपके पास रिजल्टेंट क्या होगा? y कंपोनेंट आपके पास होगा। तो 2f sin थीटा, दिस विल बी ry। हाँ, फोर्स कितने? फार्मूला में फोर्स कितने हैं और थीटा कितने हैं? थीटा 1 = थीटा 2 = थीटा पर हम वाले से 30 डिग्री। मैं कह रहा तो पकड़ चलो जब हम दिमाग करना है खूब अपने बराबर ही सार में क्लास में आखिरी क्लास में 5 बजे उतरेगी इस तरह को तुमको है दिमाग तुमको जोड़ रहा होगा तो सब दिमाग में करना कि 11 बजे से टाइम आ जाता है 11 बजे रात मैं तो खूब पूरी कर 5 बजे लिखिए तो 10 रुपए फ्री कर लेना सटे मुझे that's not depend कि सिस्टम लिखिए तो बात नहीं पता मैं ये सारे टाइम टेबल बराबर का डाटा मौजूद लिखिएगा ठीक है डाटा मतलब भाई मुताबिक टाइम एडजस्ट किया ठीक है और जो बंदा टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं कर सकता वो कुछ भी नहीं कर सकता वो कुछ भी नहीं कर सकता हमने भी अपना टाइम मैनेज किया हुआ है 11 बजे सर 11 उदिशु 4 बजे पास ठीक है 11 से पोबाने पिंजा पिने उदिशु 7 बजे 7:30 पास तक जमा को तासु स्पेस का स्टूडियो सर ये दिखा ना क्या कर आधे को रेशा है ठीक है कितने 30 डिग्री है तो sin 30 हाफ sin 30 क्या होगा हाँ 2 to 10 से वही 10 आ जाएगा तो ये आपके पास आंसर देन न्यूटन आपके पास आंसर कॉम्प्लिकेटेड था अब है नहीं अब अगर ये ट्रिक मैं आपको ना सिखाऊं तो कॉम्प्लिकेटेड है मैंने आपको ट्रिक बता दी है ठीक है देखो वो भी आता है अगर मैं इस तरह लिख लो ये आपके पास f1 ये आपके पास f2 मैं इसको थीटा 1 लिख लेता हूं एंड दिस इज थीटा 2 वो है कसो है मां अब आप देखिए मुझे बताया मुझे पता चल जाएगा आपने सीखा कि नहीं f1 = f2 = f थीटा 1 = थीटा 2 = थीटा तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपके पास x क्या होगा ry क्या होगा या r क्या होगा ry बची गुड ry बची वो अपोजिट दी और rx आपके पास होगा दिस विल बी 2fx ये 0 होगा और रिजल्टेंट आपके पास ये 2fx होगा सो सॉल्यूशन अगर आप इसको पूरा सॉल्व करना होगा तो आप इसको 15 मिनट में नहीं कर सकते लेकिन ये मैं आपको ट्रिक सिखा दी है कि प्रीवियस ईटा जो पेपर थे उसमें इसी क्वेश्चन जो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट से है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट से है ठीक है तो इसको आपने किस तरह हैंडल करना होगा आपके सामने स्केलर आर इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट स्केलर और डॉट प्रोडक्ट अगर हम एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें और रिजल्टेंट क्वांटिटी हमारे पास स्केलर आ जाए तो इसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं जो रिजल्टेंट क्वांटिटी हमारे पास हासिल हो जाता है वो स्केलर होता है तो इसलिए हम इस प्रोडक्ट को भी स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं हम इसको क्या कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं और इसकी जो पहचान है वो डॉट है ठीक है डॉट जल्दी मुझे बताएं अगर दो वेक्टर्स के दरमियान मैं a डॉट b तो मुझे बताएं मुझे क्या देगा ये डॉट मुझे बताएगा ये मुझे स्केलर देगा और अगर इन्हीं दो वेक्टर्स के दरमियान में क्रॉस पुट कर लो तो ये मुझे वेक्टर देगा मुझे क्या देगा वेक्टर देगा तो डॉट और क्रॉस ये इसके रिप्रेजेंटेशन है जिससे आपको अंदाजा हो जाता है कि रिजल्ट मेरे पास स्केलर होगा कि वेक्टर होगा ठीक है और जो स्केलर प्रोडक्ट नाम हम रखते हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्टेंट क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी व्हिच वी गेट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर दिस इज इक्वल टू स्केलर तो इसको हम क्या कहते हैं इसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं और याद रखिए इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर स्केलर या इसके लिए जो एंगल आपके पास है वो 0 और 180 डिग्री के दरमियान होगा तो 0 और 180 डिग्री के दरमियान आपके पास होगा तो देखिए a और b तो a डॉट b
दिस इज इक्वल टू ए बी cos थीटा, ए डॉट बी दिस इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। और ये cos थीटा में थीटा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये इनर एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये कौन से एंगल को रिप्रेजेंट करता है? इनर एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके पास एक वेक्टर ए, ये आपके पास v, एंड दिस इज द इनर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b। और इनर एंगल का लिमिट क्या होता है? 0 और 180 के दरमियान, ठीक है, 0 और 180 के दरमियान। तो a डॉट b इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, a डॉट b a cos थीटा मल्टीप्लाई बाय b, या इसको मैं लिख सकता हूँ a इंटू b cos थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ a डॉट b a cos थीटा को मैं ax लिख सकता हूँ, दिस इज b, और इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज abx, axb, और इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज abx, और ये x आपके पास जो है ax, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ a along b। ax आपके पास क्या होगा? द प्रोजेक्शन जी जानकारी। अच्छा, मैं यहां पर लिख सकता हूं, मैं यहां पर इसको लिख लूंगा a डॉट b, इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज axb और दिस इज abx, इस तरह मैं इसको लिख सकता हूं। तो ये ax आपके पास है ax, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, या इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज द कंपोनेंट ऑफ a along b, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ a along b। और bx के लिए हम लिख सकते हैं, bx के लिए हम लिख सकते हैं दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, द प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, या इसके लिए मैं इस्तेमाल कर सकता हूं द कंपोनेंट ऑफ b along a, b का कंपोनेंट विच इज along a, ठीक है, तो उसको bx कहते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट को मैं इस तरह भी डिफाइन कर सकता हूं, डॉट प्रोडक्ट को देखो हुए, डू देखो हुए, सब याद है इशारा, मैं डॉट प्रोडक्ट को इस तरह भी डिफाइन कर सकता हूं, द प्रोडक्ट, सुनिए अच्छा, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b, the product of magnitude of b with the component of a which is along b, या the projection of a on b, या the product of magnitude of a with the projection of b on a, या the product of magnitude of a with the component of b which is along a, this is equal to the dot product of two vectors a and b। और यहाँ पर हम cos थीटा क्यों यूज करते हैं? x कंपोनेंट इफेक्टिव कंपोनेंट होता है, हम यहाँ पर cos थीटा क्यों यूज करते हैं? x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज द इफेक्टिव कंपोनेंट, दैट्स व्हाई वी पुट हियर cos थीटा, ठीक है, जो कि मैं आगे एग्जांपल से शो कर लूंगा। ये देखिए, अगर मैं b का प्रोजेक्शन a पे ड्रा करूं, b का प्रोजेक्शन a में, तो ये b का कौन सा कंपोनेंट होगा? bx, और bx को देखिए ये a के along है कि नहीं है? सो bx इज द कंपोनेंट ऑफ b which is along a, या bx इज द प्रोजेक्शन ऑफ b on a। और देखिए, अगर मैं इस a का प्रोजेक्शन b पे ड्रा करूं, इस a का प्रोजेक्शन b पे अगर मैं ड्रा करूं, तो ये आपके पास ax होगा, ये, और ax आप देखिए along b है कि नहीं है? ax इज along b, ax आपके पास ये b के along है, ठीक है, तो ax इज द कंपोनेंट ऑफ a which is along b, bx इज द कंपोनेंट ऑफ b which is along a। तो bx को उठाकर a के साथ मल्टीप्लाई कर, असल बात में आप a के मैग्नीट्यूड को, मतलब एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दूसरे वेक्टर के उस कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करें जो इसी पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन में हो, तो यहाँ में क्या देगा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में, यानी क्या देगा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर a एंड b, ये हमें देगा, ठीक है। इसका मतलब आपके पास ये होगा, अगर मैं एग्जांपल कर लूं, वर्क द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दिस इज fs cos थीटा, दिस इज fs cos थीटा। ये देखिए, अगर ये आपके पास मास m है और हमने इसके साथ एक स्ट्रिंग को अटैच किया और इसको मूव करें इस डायरेक्शन में, दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो देखिए, अगर मैं इस फोर्स को रिजॉल्व करूं दो कंपोनेंट्स में, तो आपके पास ये कौन सा कंपोनेंट होगा? fx, और ये कौन सा होगा? तो देखिए, ये काम कर रहा है, दिस इज डूइंग वर्क, ये काम कर रहा है, ये इफेक्टिव है, दिस इज अ इफेक्टिव कंपोनेंट, और ये आपके पास क्या है? दिस इज इनइफेक्टिव कंपोनेंट, ये काम नहीं कर रहा, इस बॉडी के वेट को बैलेंस करे। तो देखिए, मेरे पास वर्क आ जाएगा W इज इक्वल टू fx s, या मैं इसको लिख सकता हूं दिस इज fs इनटू cos थीटा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा क्यों आता है, तो आप क्या जवाब देंगे? x कंपोनेंट आपके पास है, दिस इज द इफेक्टिव कंपोनेंट, x कंपोनेंट इज द इफेक्टिव कंपोनेंट, दैट्स व्हाई यहां पर हमारे पास जो है डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, तो हाफ m v डॉट v, काइनेटिक एनर्जी स्केलर, ठीक है। तो मैं मुख्तलिफ एग्जांपल यहां पर जो है वो लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट A, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर है और एरिया भी आपके पास वेक्टर है। काइनेटिक एनर्जी हाफ m v डॉट v, v डॉट v, सो दिस इज द स्केलर। तो डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है, ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट किन चीजों पे डिपेंड करता है? दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, एंड cos ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स a and b, cos ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a and